गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022 इकोनॉमिक्स क्लास 12th और सेट बी, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में MCQ हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट है ये, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे और MCQ भी होंगे। और पार्ट जो 1 है उसमें 2, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम पार्ट 2 कराएंगे, जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। 40 क्वेश्चन हैं और ये सभी कंपलसरी हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। यहाँ पर हमने ध्यान से देखना है, समष्टि तत्व नहीं है। देखो बच्चों, रोजगार का सिद्धांत ये तो समष्टि तत्व है। मांग का सिद्धांत ये समष्टि तत्व नहीं है। आय का सिद्धांत ये भी समष्टि तत्व है। मौद्रिक नीति ये भी समष्टि तत्व है। समष्टि तत्व वो होता है जिसमें समूह का अध्ययन होता है, एग्रीगेट, समग्र। तो यहाँ पर जो मांग का सिद्धांत है ये व्यष्टि तत्व है। हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सा समष्टि तत्व नहीं है, हमें नहीं पे फोकस करना था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, और ये ए, बी और ये सी इसमें नहीं आएंगे। तो हमारा सही आंसर है बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता होती है। ए ऑप्शन है शून्य, बी है ऋणात्मक, सी है धनात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, इसका डायग्राम बना के हम आपको दिखाएंगे। कुल उपयोगिता, देखो ये TU है और जहाँ ये हाईएस्ट होती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ये ध्यान रखना। तो ये हमने दिखाया हाईएस्ट है TU, यहाँ पर H लिख देते हैं, और ये है 0, बिल्कुल यहाँ से कट करेगी सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर शून्य होती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी बचतें हैं। देखो बच्चों, बाहरी बचतें एक होती आंतरिक बचतें, एक होती बाहरी बचतें। बाहरी बचतों से अभिप्राय है जब दूसरी किसी भी उद्योग की दूसरी फर्में अपना विकास करती हैं, अपना विस्तार करती हैं, तो दूसरी फर्मों को फ़ायदा होता है। और आंतरिक बचतें वो होती हैं जब फर्म अपना विस्तार करती है तो उसको फ़ायदा होता है। तो देखो, तकनीकी बचतें, प्रबंध की बचतें, जोखिम संबंधी बचतें, ये तो आंतरिक बचतें हैं, और सूचना संबंधी बचतें हैं, ये बाहरी बचतें हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधी लागत कौन सी है। देखो बच्चों, बिजली का बिल अगर परिवर्तनशील लागत है, क्योंकि बिजली जलाएंगे तो बिल आएगा। कच्चे माल पर खर्च, ये भी जब उत्पादन करेंगे तो कच्चा माल ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा खर्च होगा, ये बंधी लागत नहीं है। दैनिक श्रम की मजदूरी, अगर श्रमिक आएंगे तो उनको मजदूरी देंगे, जब उत्पादन ही नहीं होगा तो मजदूरी भी नहीं देनी है। तो बंधी लागत ये तीनों नहीं हो सकती हैं। और स्थायी पूंजी पर ब्याज, जब हमने उत्पादन शुरू भी नहीं किया है, हम पूंजी उधार लेते हैं, तो इसका तो ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे उत्पादन 0 हो चाहे ज़्यादा हो। इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, सामान्य लाभ उत्पन्न होते हैं। ए ऑप्शन है AR इज ग्रेटर देन AC, AR इक्वल टू AC, AR इज लेस देन AC, TR इज ग्रेटर देन TC। एक कॉमन सा फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ, जब सामान्य लाभ होते हैं तो AR इज इक्वल टू AC होता है। जैसे यहाँ पर हम पूर्ण प्रतियोगिता के हिसाब से बताते हैं। देखो बच्चों, ये बिल्कुल इसको टच करता हुआ निकलेगा, ये देखिएगा, ये AR है और ये AC है, तो यहाँ पर ये सामान्य लाभ को दिखाएगा, ये MC है। तो देखो AR इज इक्वल टू AC आएगा, और जब भी सामान्य लाभ की बात बताएं तो उसमें असामान्य लाभ भी नहीं होते हैं और हानि भी नहीं होती है, यानी कि AR इज इक्वल टू AC। सामान्य लाभ की बात हो या संतुलन की बात हो तो इसमें कॉमन सी बात है, जहाँ पर इक्वल का निशान हो वहाँ पर आपको ठीक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पूर्ति की कमी का कारण है। पूर्ति की कमी, पूर्ति कौन करता है, उत्पादक करता है। जब अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार होता है कोई भी उत्पादक, उसको पूर्ति बोलते हैं, एक निश्चित कीमत पर या विभिन्न संभव कीमतों पर। पूर्ति का मतलब ये होता है, जब ये पूर्ति कम कैसे होती है, इसका मतलब ये है कीमत में गिरावट। देखो, कीमत में गिरावट होगी तो उसको वस्तुएं, कच्चा माल सस्ता मिलेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, तो ये नहीं है।
अन्य वस्तुओं की कीमत में कमी आ जाना, ये भी नहीं है। उत्पादन कर में वृद्धि, यहाँ पर कमी हो जाएगी, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है अल्पकाल में, अति अल्पकाल में। अति अल्पकाल में होती है बाजार कीमत, अल्पकाल में नहीं होती है, दीर्घकाल में भी नहीं होती है और अति दीर्घकाल में भी नहीं होती है। तो अति अल्पकाल में ये बाजार कीमत होती है, क्योंकि इसमें हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं अति अल्पकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? प्रवाह चर नहीं है। देखो प्रवाह में एक निश्चित अवधि, एक अवधि होती है, एक बिंदु नहीं होता। जब समय के एक निश्चित बिंदु पर कोई चीज़ मापी जाती है तो वो स्टॉक कहलाता है, और अवधि में, टाइम पीरियड में, तो वो प्रवाह कहलाता है। तो वेतन एक समय अवधि में मिलता है, मासिक फीस ये भी समय अवधि होती है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो धन है ये प्रवाह चर नहीं है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का अत्यधिक अनुमान लग सकता है, अल्प अनुमान लग सकता है, सही अनुमान लग सकता है, उपरोक्त सभी। देखो बच्चों, जो दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का अत्यधिक अनुमान लग सकता है, क्योंकि ज़्यादा गणना होगी, डबल काउंटिंग होगी, तो ज़्यादा ही अनुमान होगा ना, कम तो होगा नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वित्त मंत्रालय, ये नहीं है। योजना आयोग, ये भी नहीं है। वित्त आयोग, ये भी नहीं है। सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, ये बिल्कुल ठीक है, CSO। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। और 3 स्तरों पर राष्ट्रीय आय की गणना करता है, आय स्तर, व्यय स्तर और उत्पाद स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत और साधन कीमत धारणाओं में अंतर का आधार है। देखो बच्चों, जब बाजार में कोई चीज़ बेची जाती है तो उस पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लग जाते हैं, और साधन कीमत पर वो नहीं होते हैं। तो क्या अंतर है? देखो, और साधन कीमत पर क्या अंतर है? प्रत्यक्ष कर ये नहीं आएगा, अप्रत्यक्ष कर भी नहीं आएगा, और आर्थिक सहायता भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर सही उत्तर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं और आर्थिक सहायता उत्पादकों को दी जाती है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटाएंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून मांग किस से संबंधित है? अवस्फीतिक अंतराल, स्फीति अंतराल, आय व्यय अंतराल, बजट उपभोग अंतराल। यहाँ पर अवस्फीतिक अंतराल आएगा, क्योंकि देखिएगा, जैसे ये है न्यून मांग। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो न्यून मांग है वो किस प्रकार से है। देखिएगा बच्चों, ये जैसे है हमारा डायग्राम, और ये पूर्ण रोजगार स्तर के लिए एग्रीगेट डिमांड है, और ये एग्रीगेट सप्लाई है। और इससे पहले अगर मांग कम है यहाँ पर, तो ये न्यून मांग है। ये जो गैप है यहाँ पर, ये जी और ये के, जी और के बीच में जो गैप है, ये अवस्फीतिक अंतराल है, क्योंकि मांग का अभाव है। जितनी मांग की ज़रूरत है, मांग उससे कम है। और ये देखिएगा, ये मांग का अभाव है, इसको हम बोलेंगे अवस्फीतिक अंतराल। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्दों में खाली स्थान भरें। राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की नीति से है। राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की कौन सी नीति है? आय और व्यय की नीति। देखो, बैंक दर नीति जो होती है ये मौद्रिक नीति होती है, इसलिए आय और व्यय की नीति यहाँ पर आएगा। कर एक भुगतान है, ऐच्छिक है या अनिवार्य? अनिवार्य आएगा, क्योंकि कर एक अनिवार्य भुगतान है जो सरकार के बनाए गए कानून के अनुसार भुगतान करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हमने यहाँ देखा 15th क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष को समाप्त होता है। समाप्त होना, देखो बच्चों, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, तो यहाँ पर 31 मार्च आएगा। 16वां प्रश्न है हमारा, किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत होती है, ये अवसर लागत होती है, सीमांत लागत नहीं होती। सीमांत लागत अगर की बात आ जाए तो अतिरिक्त जब हम इकाई का उत्पादन करते हैं तो कुल उत्पादन में लागत में जो अंतर आता है उसको सीमांत लागत कहते हैं। यहाँ पर अवसर लागत आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बजट रेखा को खालिस्तान रेखा कहा जाता है, कीमत रेखा आएगा। देखो बच्चों, ये बजट रेखा है और यही कीमत रेखा कहलाती है, तो इसको कीमत रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब मांग वक्र ओ एक्स एक्स के समानांतर होती है तो मांग की लोच क्या होती है। देखो इसका मतलब ये है कि जब ये ओ एक्स, ये है एक्स और ये है ओ, और इसके समानांतर जो मांग वक्र है, डिमांड कर्व है, तो क्या होगा, तो इलास्टिसिटी कितनी होती है, अनंत होती है। अनंत को हम ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, इलास्टिसिटी इक्वल टू, तो यहाँ पर अनंत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम तथा पूंजी की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद क्या कहलाता है। सीमांत उत्पाद, देखो जहाँ भी अतिरिक्त शब्द आ जाता है, एडिशनल यूनिट आ जाती है, तो आपने बताना है कि सीमांत, वहाँ पर चाहे वो लागत हो तो सीमांत लागत आ जाएगी, चाहे वो उत्पाद हो तो सीमांत उत्पादन आ जाएगा, अगर आगम हो तो सीमांत आगम आ जाएगा। ध्यान रखना, जहाँ भी अतिरिक्त की बात आ जाती है तो हमें सीमांत, यहाँ पर सीमांत वर्ड आ जाएगा, तो सीमांत उत्पादन यहाँ पर सही उत्तर है। जब मांग और पूर्ति में बराबर कमी होती है तो कीमत रहती है, स्थिर रहती है। देखो बच्चों, अब यहाँ इस क्वेश्चन को भी मुझे डायग्राम के माध्यम से तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ये देखिएगा बच्चों, ये है मांग वक्र और ये है पूर्ति वक्र और ये है कीमत। अगर मांग भी उतनी ही बढ़ा दें हम, और पूर्ति भी फिर हम उतनी ही बढ़ा दें, तो देखो कीमत पर कोई असर नहीं आता, उतनी ही कीमत रहती है। तो ये आपने देखा यहाँ से, तो ये क्या है, कीमत स्थिर रहेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो स्थिर वाला ऑप्शन हमारा ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म तब संतुलन में होती है जब वह लाभ कमा रही होती है। देखो बच्चों, लाभ, सामान्य लाभ होते हैं, असामान्य लाभ भी होते हैं, न्यूनतम हानि भी होती है, लेकिन अधिकतम यहाँ पर देखिएगा, एक फर्म तब संतुलन में होती है जब वह खालिस्तान लाभ कमा रही होती है, तो सामान्य लाभ कमा रही होती है, वो संतुलन में होती है, तो यहाँ पर सामान्य आएगा। नेक्स्ट है, विश्व महामंदी का वर्ष था, विश्व महामंदी का वर्ष था 1929, 1929 का वर्ष था, 1929 30 था, 39 नहीं था, तो 1929 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन विधि को खालिस्तान विधि भी कहती है। उत्पादन विधि को, देखो बच्चों, जो उत्पाद विधि है उसको मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं, क्योंकि मूल्य में वृद्धि होती है। इसका दूसरा नाम मूल्य वृद्धि विधि है, आय विधि नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। उत्पाद विधि का जो दूसरा नाम मूल्य वृद्धि विधि है, तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि विधि आएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक खालिस्तान के बैंक के रूप में कार्य करता है। देखो, केंद्रीय बैंक जो होता है ना, सरकार का बैंक होता है, जनता का नहीं होता। जनता के जो बैंक होते हैं वो व्यापारिक बैंक होते हैं, तो केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के जब हमने कार्य करवाए थे तो उसमें भी बताया था कि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपया खालिस्तान मुद्रा है, प्रमाणिक या सांकेतिक। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि देखो, प्रमाणिक सरकार के आदेश के अनुसार चलता है, प्रमाणिक है और सांकेतिक भी है रुपया, क्योंकि जो रुपया है उसमें अगर इस तरह से आ जाए, प्रमाणिक और सांकेतिक दोनों, तो ये लिख रहा है, नहीं तो प्रमाणिक तो है ही हमारा रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आप प्रमाणिक पर निशान लगा दें। आगे है, प्रमाणिक तो है ही भारतीय रुपया और सांकेतिक भी है, क्योंकि जो वस्तु मूल्य है और जो अंकित मूल्य है उन दोनों में अंतर है। वस्तु मूल्य बहुत कम है, सांकेतिक जो अंकित मूल्य वो ज़्यादा। जैसे 10 रुपये का सिक्का है तो उसका जो वस्तु मूल्य कम है, तो सांकेतिक भी है, प्रमाणिक भी है। अगर इसमें एक ऑप्शन और होता, प्रमाणिक और सांकेतिक दोनों, तो आपने वो लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री कर खालिस्तान कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत हैं, बताइए। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, ये असत्य है। देखो बच्चों, जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, ये है मूल बिंदु, और ये देखो नतोदर झुका हुआ है, नतमस्तक होना, झुकना, तो नतोदर, नत यानी कि झुकाव, तो मूल बिंदु की ओर इसका झुकाव है। ओके, तो इसलिए असत्य है। नमक की मांग प्राय लोचदार होती है, ये बिल्कुल असत्य है। देखो बच्चों, नमक की मांग बेलोचदार होती है। देखो, नमक हम उतना ही प्रयोग करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, चाहे वो कितना ही सस्ता हो जाए,
तो हम उस नमक को ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। लोचदार का मतलब है कीमत कम होने पर हम उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे, ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो बेलोचदार है, इसलिए ये असत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। देखो, गिफन पदार्थ हैं, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, ये असत्य है। क्योंकि सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, गिफन वस्तुओं पर तो मांग का नियम लागू ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, ये तो मांग के नियम के अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन परिवर्तनशील दीर्घकाल में होते हैं और इसलिए ये क्या है, असत्य है। तो ये असत्य आएगा क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ शिथिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत आय कभी ऋणात्मक नहीं होती है। देखो बच्चों, औसत आय कभी, ये सत्य है क्योंकि ये देखिएगा, औसत आय AR एंड MR और एवरेज प्रोडक्ट, ये कभी भी मतलब ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि औसत आय का जो अनुमान है कुल आय को इकाइयों से भाग देकर लगाया जाता है और कुल आय कभी भी शून्य नहीं होती है। तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप यहाँ पर अभी मैं डायग्राम भी बनाकर दिखा देती हूँ। ये जैसे TP है, कुल उत्पादन है, और ये सीमांत उत्पादन जो है ये शून्य भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा, धनात्मक भी रह जाएगा, लेकिन जो ये औसत आय है ये ऐसे ही रहेगी, इससे नीचे कभी टच नहीं करेगी, तो इसलिए ये कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये सही है। नेक्स्ट है, न्यूनतम कीमत का संबंध नियंत्रण कीमत से है। देखो बच्चों, ये मुझे डायग्राम बना के आपको दिखाना पड़ेगा। न्यूनतम कीमत का संबंध नियंत्रण कीमत से है। देखो, नियंत्रण कीमत, न्यूनतम कीमत, ये जैसे है, ध्यान से देखना, ये है आपकी संतुलन कीमत, और जो उच्चतम कीमत है, उच्चतम जो कीमत है वो संतुलन कीमत से ऊपर होती है, यहाँ होगी उच्चतम कीमत। उच्चतम कीमत संतुलन कीमत से नीचे होगी और न्यूनतम कीमत ऊपर होगी। और नियंत्रण कीमत जो है उच्चतम कीमत को कहते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कीमत कर सकते हो। ये जैसे गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से होती है कि कंट्रोल प्राइस, जैसे कि राशन की दुकानें हैं या फिर और जो से सरकार की तरफ से होता है, तो ये जो न्यूनतम कीमत है इसका संबंध नियंत्रण कीमत से नहीं है। नहीं, यहाँ पर उच्चतम कीमत आएगी नियंत्रण कीमत का, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो न्यूनतम कीमत का संबंध नियंत्रण कीमत से नहीं है बल्कि उच्चतम कीमत से है। उच्चतम कीमत और न्यूनतम कीमत किसानों को दी जाती है, जो उसको समर्थन कीमत कहते हैं। न्यूनतम कीमत का संबंध जो कि ऊपर तय होती है, और ये क्या है, समर्थन कीमत कहलाएगी। इसलिए ये क्या है, असत्य है। हमने क्या बताना है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो बच्चों, ये पूर्ति वक्र है और ये धनात्मक ढलान है, ये सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतों का महत्व नहीं होता, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु है वो समरूप होती है, एक जैसा पदार्थ होता है, तो विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती वस्तु राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। ये असत्य है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं, केवल अंतिम वस्तुएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान देने की बात है, पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। देखो बच्चों, पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है पेंशन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, वैसे तो पेंशन दो प्रकार की होती है, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन, जो कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक में ही शामिल हो जाती है, और एक होती है वृद्धावस्था पेंशन, उसको राष्ट्रीय आय में कभी भी शामिल नहीं करते। अगर पेपर में इस तरह से आ जाए पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है तो ये सत्य है, अगर आ जाए वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है तो फिर असत्य लगाना है। ध्यान रखना बच्चों, पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, ठीक भी लगा देना, उसके बाद नोट भी लिख देना कि भाई पेंशन अगर वृद्धावस्था पेंशन है तो शामिल नहीं होती, सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन है तो शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति हस्तांतरण आय है। बिल्कुल सही है, क्योंकि छात्रवृत्ति एक तरफा भुगतान है, इसके बदले में कुछ काम नहीं करना पड़ता, तो ये हस्तांतरण आय है, ट्रांसफर पेमेंट है। आगे बॉन्ड और ऋण पत्र निकट मुद्रा है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको निकट भविष्य में बदलवाया जा सकता है। मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल होते हैं। ये असत्य है, क्योंकि मांग जमा भी शामिल होती है, नोट, सिक्के और मांग जमाएं सब शामिल होती हैं इसमें। जमा स्वीकार करना बैंकों का गौण कार्य है।
देखो बच्चों, बैंकों का प्राथमिक जो कार्य है वो है जमा स्वीकार करना और उधार देना। तो ये असत्य है, गौण कार्य में ये नहीं आएगा। तो ये प्राथमिक कार्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 40 MCQ और जो हमने किए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट थे और ये हमारे बिल्कुल ओके हो गए हैं और आपकी समझ में भी आ गए हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद।